ऑक्यूपाइड सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो हमारे खुद के रहने के काम में आती है, दो प्रॉपर्टी, उन पे हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अगर इन पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है तो क्या हम इनका टैक्स कैलकुलेट ही ना करें या इनकी इनकम कैलकुलेट ही ना करें? तो सवाल आया, नो, ऐसा नहीं होगा। हम इनकी इनकम तो कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे वो समझो आप। हम शुरुआत करेंगे एनएवी से, नेट एनुअल वैल्यू से। मतलब ऊपर की जितनी प्रोसेस हम पढ़ के आए हैं वो हमें यहाँ नहीं लगानी है। म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, कुछ नहीं लगाना। ठीक है, सीधा एनएवी लिखना है और एनएवी भी कितना होगा? नील होगा। तो जैसे ही एनएवी नील माना गवर्नमेंट ने, क्या इस प्रॉपर्टी को टैक्स फ्री हो गया ये अपने आप? क्या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स फ्री हो गई? जैसे ही गवर्नमेंट ने इसकी एनएवी नील मानी तो क्या ये टैक्स फ्री होगी प्रॉपर्टी? यस। अब कहा गया कि इसमें से ले लो डिडक्शन आप अंडर सेक्शन 24। हमने कहा सर 24 में एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, खर्चों की छूट मिलती है, पर वो तो 30% ऑफ एनएवी होते हैं, और एनएवी अगर जीरो है तो क्या ये डिडक्शन भी जीरो रहेगी? ठीक है, दूसरी डिडक्शन हमें मिलती है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये काम की चीज है। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे हमने लोन उठाया हुआ ऐसा हो सकता है? जिस प्रॉपर्टी को हमने घर में रहने के लिए काम में ले रखा है उस पे हमने लोन ले रखा हुआ ऐसा हो सकता है क्या? यस, डेफिनेटली हो सकता है। तो हम उस लोन को यहाँ पे कम करेंगे। अब नील वैल्यू में से कोई भी अमाउंट कम करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस फ्रॉम एचपी आएगा, प्रॉफिट तो कभी आएगा नहीं, क्योंकि जीरो में से अगर आप कोई भी वैल्यू लेस करेंगे तो नेगेटिव फिगर ही आएगी ना। इसका मतलब हमेशा इसमें लॉस ही कैलकुलेट होगा। इज दैट क्लियर? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में हमेशा लॉस ही कैलकुलेट होगा। ये बात समझ में आ गई? पहले तो ये बताऊं। यस। अब सवाल है कि अगर लॉस ही कैलकुलेट होगा तो हम कर क्यों रहे हैं? करने का लॉजिक क्यों है? व्हाई? तो ये समझो कि मेरे पास दो प्रॉपर्टी है H1 H2। ये मैं सेल्फ काम में लेता हूं और ये मैं लेट आउट कर रखा है मैंने। ठीक है, इससे मुझे 2 लाख रुपए की इनकम होती है। अब गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि भैया एक प्रॉपर्टी आपकी टैक्स फ्री है जो आप सेल्फ रह रहे हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन तो करें। कैलकुलेशन करी तो यहाँ पे लॉस आया 40,000 रुपए का, जो कि इंटरेस्ट था। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहूँ क्या कि सर ये प्रॉपर्टी मेरी टैक्स फ्री तब मानी जाएगी जब आप मुझे इस लॉस का सेट ऑफ करने की इजाजत दोगे। मतलब ये 40,000 का लॉस और ये 2 लाख की इनकम, इन दोनों को सेट ऑफ करने दीजिए मुझे, और 1,60,000 पे ही मुझ पे टैक्स लीजिए आप। तब जाके सही मायने में एक घर मेरे लिए टैक्स फ्री होगा। बोलिए, क्या सही कहा है एसएससी ने कि सर सेल्फ वाले के लॉस को मुझे लेट आउट वाले के प्रॉफिट से सेट ऑफ करने की इजाजत दीजिए ताकि मुझ पर टैक्स कम लगे, और मेरे लिए जो दो प्रॉपर्टी आप फ्री करना चाहते हैं वो एक्चुअल में फ्री हो जाए। बोलिए, क्या ये बात सही कही? ठीक है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि भैया मैं तुझे फ्री पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट को कहा कि मैं तेरा सीएमए इंटर करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब उसका सीएमए इंटर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने का मतलब क्या सिर्फ इतना है कि मैं अपनी फीस ना लूं, या फिर उसके जो और खर्चे लगते हैं, मान लीजिए कि नोट्स के या बुक्स के, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन के, वो भी मैं दूं? बताओ, मैं अगर किसी से कहूं कि मैं तेरा सीएमए इंटर करवाऊंगा फ्री में, तो इसका मतलब सिर्फ फीस है या ये भी है? ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रहा हूं ना कि मैं तुमसे फीस नहीं लूंगा,
उसका मतलब तो ये है, अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना वर्ड्स में, अगर मैं कहूँ कि मैं तुझे फ्री में पढ़ाऊंगा, तब तो इसका मतलब मैं उससे फीस नहीं लूंगा। पर मैंने कहा कि मैं सीए में इंटर करवाऊंगा तेरे को पूरा, तो उसका मतलब मैं उसके साथ बाकी खर्चे भी उठाऊंगा, तभी सही मायने में जाके मैंने उसका इंटर करवाया है। क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? यस। तो वैसे ही यहाँ पे बोला गया कि सिर्फ टैक्स नहीं लेना या फिर लॉस की भी छूट देना, दो बातें हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको लॉस की भी छूट देंगे, मतलब ये वाला ऑप्शन कि आपसे टैक्स नहीं लेंगे वो तो है ही, और हम आपको जो आपका लॉस हो रहा है उसकी भी छूट देंगे। समझ गए? इसलिए हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई हम कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं नीचे वाला, किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सिर्फ इतना समझाने के लिए था कि हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एसएससी को लॉस का बेनिफिट देने के लिए। अच्छा, ये लॉस के बेनिफिट को लिमिटेड कर सकती है क्या गवर्नमेंट, कि भाई लॉस का बेनिफिट तो देंगे पर एक हद से ज्यादा नहीं देंगे? बताइए, क्या इस लॉस के बेनिफिट को लिमिटेड कर सकती है गवर्नमेंट? यस। अब सुनो ध्यान से, इसमें हमें एनएवी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जीरो है, ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें पढ़ने की जरूरत सिर्फ एक चीज को है, और वो क्या? एक चीज पढ़ने की जरूरत है, वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन, कि वो कितना होगा। ओके, चलिए अब आ जाइए आगे। लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, इस एलिजिबल हो जाएंगे हम। चलिए, कल हमने बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा था, उसको और आज वाले कंसेप्ट को दोनों को मिक्स कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुन लेना। हमने कहा था कि दो इंटरेस्ट है, प्री कंस्ट्रक्शन एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इस प्री का हम 1/5 अलाउ करते हैं एक साल में, और इस पोस्ट का हम 100% अलाउ करते हैं। बोलिए, ठीक है? ठीक है, इसका मतलब एक साल में टोटल छूट कितनी मिलेगी? क्या टोटल इतना मिलेगा? इसका 1/5 और इसका 100%, ये टोटल हो जाएगा। अब अगर हमारी प्रॉपर्टी लेट आउट है, अगर हमने प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है, कैलकुलेशन हमने लेट आउट वाली करी है, तो कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, नो रेस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ लेट आउट। लेट आउट के केस में ये जो 100% हमने इंटरेस्ट लिखा है ना, टोटल इंटरेस्ट, ये टोटल इंटरेस्ट पूरा अलाउ हो जाएगा, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है। ओके, पर अगर यही केस सेल्फ वाला हुआ तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगेगी। तो ये रेस्ट्रिक्शन और समझ लो क्या कह रहा है। ये रेस्ट्रिक्शन कितनी है ये जानने के लिए बेटा आपको सबसे पहले लोन की डेट देखनी है, लोन डेट, कि लोन कब लिया, कब लिया। अगर आपने लोन लिया है बिफोर 1 अप्रैल 1999, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो छूट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 30,000 रुपये। मतलब अगर मान लीजिए ये इंटरेस्ट 40,000 आ रहा है, तो भी आप 30,000 रुपये ही कम कर सकते हैं, अगर आपने लोन 99 से पहले लिया है तो। बोलिए, बात समझ में आ गई? और अगर आपने लोन लिया है ऑन और आफ्टर 1999, तो दो केस बनेंगे। पहला केस रिपेयर का, कि आपने लोन रिपेयर के लिए लिया है, तो रिपेयर के केस में मैक्सिमम 30,000 रुपये, और परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ठीक है, और ध्यान रहे रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लगेगी, लेट आउट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके,
अगर दो हाउस को हमने सेल्फ माना है तो दोनों का टोटल 2 लाख ही हो सकता है, ये बात और ध्यान रखना। हमने कहा था ना 2 हाउस टैक्स फ्री हो सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो दोनों का टोटल एग्रीगेट 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। बताओ भाई, एक बार यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। रिस्ट्रिक्शन याद रखना ये वाली। चलिए तो फिर चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने? हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन लिए 11 कर लिए थे, ठीक है। चंचल, हमने जो इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट किया है, अगर हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो सेम होगी, पर जो लास्ट में हम डिडक्शन देंगे वो लिमिटेड रहेगी। अगर लोन 1999 से पहले का है तो मैक्सिमम 30,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं हम, और अगर लोन 1999 से बाद का है तो रिपेयर के केस में 30,000 और कंस्ट्रक्शन के केस में 2 लाख रुपए की हम छूट ले सकते हैं। अगर दो हाउस है जिनको हमने सेल्फ माना है तो उन दोनों हाउस का मिला के टोटल भी 2 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं, सब बातें समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। विजिबल है ना क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन दिख रहा है भाई? 11 का भी बता दो, 11 में क्या है भाई? ग्यारह का कल करने को दिया था ना, हुआ नहीं क्या? कल 11 का क्वेश्चन करने को दिया था आपको, नहीं हुआ? चलो भाई देख लो, 11 भी देख लो। ग्यारह देख लो पहले। हमें कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चंस एक साल पीछे के बेटा, आपके ऊपर 21 22 लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? लोन डेट। लोन डेट बताओ, ऐसा लिखा था आपने दीपक? ऐसे बना के लिखा था क्या? दीपक ऐसा बनाया था कि तुम्हें टाइम स्केल बनाने को बताया था ऐसा? कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1/8/11 को। देखो 1 जनवरी 11 को लोन लिया है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1/8/11 को, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31/3/2016 को, ठीक है। हमें इससे पहले का 31 मार्च लेना है, तो 31 मार्च 15। ओके, आगे लिखा है रीपेमेंट मेड, कुछ रीपेमेंट किए गए हैं पर पार्शियल किए गए हैं। तो 1/4/2012 को पेमेंट हुआ, 1/4/2012 यहाँ लिख दूं, 1/4/12 को 1 लाख रुपए। फिर 1/4/15 को, मतलब इसके आगे वाले दिन, यहाँ पे 1/4/15 को 1 लाख रुपए। उसके बाद में 1/4/18 को, मतलब यहाँ पे मान लीजिए 17 और 18, 1 लाख रुपए। और फिर 1/7/19 को 1 लाख रुपए। हम कैलकुलेशन कौन से ईयर की कर रहे हैं, ध्यान रखना। हम कैलकुलेशन कौन से ईयर की कर रहे हैं ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 18-19 की कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर। सॉरी 1920 की, ठीक है। इस क्वेश्चन में 1920 की है, वैसे हमारे एग्जाम में 2021 आएगा। ओके, अब सुनो ध्यान से, हमारा प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा बताओ पहले तो? 1/1/11 या 1/8/11, ये बताओ। प्री कंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा, 1/1/11 या 1/8/11?
एक 8 से होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कंस्ट्रक्शन होता है तब पैसा लगता है। कहां तक खत्म होगा, कहां तक खत्म होगा, 31/3/15 या 31/3/16? 31/3/15 या 16, ऐसे बोलो, 15, बिल्कुल यहां तक होगा। लो जी, ये तो प्री है। ठीक है, अब ये प्री है तो इसका कैलकुलेशन कर दो। यहां से यहां तक का कैलकुलेशन 4 लाख पे, और यहां से यहां तक का कैलकुलेशन, सॉरी, यहां से यहां तक का कैलकुलेशन 5 लाख पे, और यहाँ पे 4 लाख पे। क्यों? क्योंकि लोन यहाँ पे 5 लाख बाकी था और यहाँ पे 1 लाख पेमेंट हो गया, तो 4 लाख बाकी है। समझ गए? तो 5 लाख का कितना परसेंट है? 12%। कितने टाइम के लिए? बोलिए, 1 अगस्त 11 से 31/3/12 तक 5 महीने हो रहे हैं क्या? 8 महीने, 8 महीने। लो जी, फिर आ जाइए यहाँ पे, हम कहेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% इंटू 1 4 12 से 31/3/15, तो 13 14 15, पूरे 3 साल हो गए। ये लो, बोलो कितना आता है? 40,000 आ रहा है क्या यहाँ पे? हाँ। और यहाँ पे 144, यहाँ पे कितना है? 144 है क्या? ओ 132 होगा फिर। हाँ 144, ठीक है, सही तो है। ओके, सही है। दोनों का टोटल कर दो, 184 हो गया, इंटू 1/5 कर दो, कितना होता है? 36,800 होता है क्या? ओके, अब आ जाइए आगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अलग अलग ईयर का अलग अलग होता है। हमें कौन से ईयर पढ़ना है उस पर डिपेंड करता है। हमें पूछा 15-16 से, असेसमेंट 15-16, मतलब प्रीवियस ईयर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 19-20, ये बोला है हमें। ठीक है, घर बन के रेडी कौन से ईयर में हुआ है भाई? घर बन के रेडी कौन से हुआ है? घर बन के रेडी कौन से ईयर में हुआ है? फाइन, प्रीवियस ईयर बताओ, कौन से प्रीवियस ईयर में हुआ है? घर बन के रेडी कौन से प्रीवियस ईयर में हुआ है? 14-15, 15-16, 16-17, बोलो। 15-16 में हुआ है, 15-16 में हुआ है। ठीक है, तो क्या 14-15 में कोई छूट मिलेगी? चाहे प्री की और चाहे पोस्ट की? बोले 14-15 में कोई छूट मिलेगी क्या? नहीं, कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, बाकी ईयर्स में क्या, ये तो फिक्स हो गई। अगले 5 साल, जिस साल घर बना वहां से 5 साल के लिए क्या 1/5 छूट तो फिक्स हो गई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। बोलो, क्या ये अमाउंट तो फिक्स हो गया अपना, बिना सोचे समझे? ठीक है, अब आ जाओ पोस्ट। प्रीवियस ईयर 15-16 की अगर मैं बात करूं, यहाँ की, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, तो इसमें कितना लोन बाकी था? 4 लाख यहाँ था, 1 लाख का पेमेंट देखो यहाँ हो गया पहले दिन ही, तो क्या 3 लाख का लोन बाकी है? बोलो, क्या 3 लाख का लोन बाकी है क्या 15-16 में? यस, तो 3 लाख का इंटरेस्ट निकाल दो 1 साल का। बोलो, 3 लाख का इंटरेस्ट 1 साल का, 36,000,
ठीक है, अब आ जाओ 16-17 में, ये रहा 16-17। 16-17 में कितना लोन बाकी है? बोलो 16-17 में कितना लोन बाकी है? 16-17 में कितना? वही 3 लाख, क्योंकि कोई रीपेमेंट नहीं है। फिर 17-18 की बात कर लो, ये 1 अप्रैल 18 को हुआ है ना, तो 31 मार्च 18 तक तो सेम है। बताओ, तो यहाँ भी 36,000 लिख दूं क्या? बता दो भैया एक बार, यहाँ तक क्या 17-18 तक 36,000 कैसे है? समझ में आ गया? क्योंकि 3 लाख का लोन बाकी चल रहा है। ठीक है, 18-19 मतलब 31 मार्च 19 अगर बात करूं तो ये रहा पीरियड। कितना लोन बाकी है? 1 लाख का पेमेंट हो गया 1 अप्रैल को, क्या 2 लाख का लोन बाकी है? यस, तो 2 लाख का 12% 24,000। ओके, नेक्स्ट 1920। 1920 में बीच में पेमेंट हुआ है, देखो ध्यान से देखना, बीच में पेमेंट हुआ है। तो 2 लाख का लोन बाकी है 12% की रेट से, अप्रैल मई जून 3 महीने। सही है क्या? 2 लाख का लोन बाकी है अप्रैल मई जून 3 महीने, और फिर 1 जुलाई को 1 लाख का पेमेंट हो गया, तो 1 लाख का लोन बाकी है 12% के हिसाब से 9 महीने। बोलो समझ में आती है बात? तो कैलकुलेट कर दो कितना आता है। 6,000 तो ये हो जाएगा, और 9,000 ये हो जाएगा आई थिंक। बस हो गया टोटल। बताओ क्या दिक्कत आई? बोलो भाई क्या दिक्कत आई थी? चलिए, H1 H2 दो घर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12 में, सुन लीजिए भाई। ठीक है, और अब कंसेप्ट समझ लेना, ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को रटें, क्वेश्चन नहीं रटना है, कंसेप्ट को समझ लेना। आपको कहा गया है कि घर है एक तो गया में और एक मुंबई में, ठीक है, म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है, फेयर एंड देयर स्टैंडर्ड रेंट सब कुछ दे रखा है। चलो करना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखूं सबसे पहले भैया? म्युनिसिपल वैल्यू लिख लूं, 1 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट क्या लिखूं? फेयर रेंट, बोलो कितना है? 95,000 और 2,10,000। क्या लेना है? एवरेज हायर। ओके, फिर क्या लिखना है? स्टैंडर्ड रेंट 90,000 और 2 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 90,000 और 2 लाख, ये हमारा आ गया ए एक्सपेक्टेड रेंट। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो जी क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट लिखना है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट दे रखा है हमें 1 लाख और 1,80,000, जिसमें आगे लिखा है अनरियलाइज रेंट ऑफ करंट ईयर। पैसा डूब गया, कम कर दो। कितना डूब गया? यहाँ पे तो 8,000 रुपये डूब गया, और यहाँ पे 2,000 रुपये।
ठीक है, तो लेस कर दो तो यहाँ पे आता है 92,000 और यहाँ पे आता है 1,78,000। ओके, ये आ गया है BARR। एक बार के लिए यहाँ तक देख के बताओ क्या ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यहाँ तक ओके है? अब लेंगे हम A और B, विच एवर इज हायर, जो हमारी होगी GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होगी बोलो ग्रॉस एनुअल वैल्यू? यहाँ पे 92,000 और यहाँ पे 2 लाख। ओके, ठीक है, लेस कर दीजिए इसमें से म्युनिसिपल टैक्स, है क्या कोई? यस, 10%। अब नीचे देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान से, हमें कहा है लोन टेकन फॉर, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर H1, म्युनिसिपल टैक्स फॉर H1 इज स्टिल अनपेड, H1 का टैक्स अभी भी बाकी है, while that H2 इज हाफ पेड बाय टेनेंट। पहले का तो बाकी है, तो क्या लेस करूं या नहीं करूं? बोलिए, पहले का तो म्युनिसिपल टैक्स पे करना बाकी है, तो क्या लेस करूं या नहीं करूं? नहीं करेंगे। और दूसरे का हाफ टेनेंट ने दिया है, तो बनता कितना है? 1,000 रुपए, और उसमें से आधा टेनेंट ने दिया है, तो क्या 500 रुपए कम कर दूं? यस, तो ये आ गई हमारी NAV, GAV से NAV आ गई, ये 92,000 और ये 199,500। इसमें से कम कर देते हैं हम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। ए कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, बोलो कितना होगा 30%? 27,600। ठीक है, और इसका हो जाएगा 60, 58,500 हो रहा है क्या? देखो, हाँ 150 कम हो जाएगा, ठीक है, 59,850, बिल्कुल ठीक है। ओके, दूसरा कम कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना है? पहले हाउस पे कंस्ट्रक्शन के लिए लोन है 10,000 रुपए, क्या कब लोन लिया, कब घर कंप्लीट हुआ, ऐसी कोई जानकारी है क्या? बोलिए, कब लोन लिया, कब घर कंप्लीट हुआ, ऐसी कोई जानकारी है? नहीं। तो ये जो 10,000 रुपए है, ये प्री कंस्ट्रक्शन है या पोस्ट है? क्या लग रहा है आपको, ये 10,000 रुपए प्री है या पोस्ट है? डेफिनेटली ये पोस्ट है। देखो, प्री तभी लेना है, तभी होगा जब आपको घर के बनने की, लोन लेने की वगैरह की जानकारी हो। अब ये हो सकता है अगर 5 साल पहले बनाओ, 10 साल पहले बनाओ, 20 साल पहले बनाओ, तो अगर कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है, तो आप उसे हमेशा पोस्ट का ही लेंगे, क्योंकि घर कितना भी पुराना हो सकता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो पहले घर में 10,000 का लोन इंटरेस्ट है, बोलो लेस कर दूं या नहीं करूं? नीचे लिखा है उस इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ है, बोलो लेस करूं या नहीं करूं? बोलो भाई जल्दी बोलो। नहीं, क्यों? क्यों नहीं करना लेस? लेस क्यों नहीं करना चंचल चैनिका? क्योंकि उसका पेमेंट नहीं हुआ। क्या हमने कहीं पढ़ा था ऐसा कि इंटरेस्ट तभी कम करेंगे जब उसका पेमेंट हो जाए? बताइए, क्या मैंने ऐसा लिखवाया कहीं पे कि इंटरेस्ट को तभी लेस करना है जब उसका पेमेंट हो जाए? नहीं लिखवाया। तो फिर देखो, क्वेश्चन उलझाने के लिए, ठीक है, ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक खेलता है और बहुत सारी चीजें लिखता है, ये हुआ वो हुआ, पर हमें उसी चीज को पकड़ना है कि जो हमने पढ़ी है। हमने जब पढ़ाई नहीं है ऐसा कुछ कि इंटरेस्ट का पेमेंट होना चाहिए, तो फिर वो चाहे अनपेड लिखे, चाहे हाफ पेड लिखे, चाहे कुछ भी लिखे, हमें क्या मतलब है?
तो ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में बस यही गलती होती है कि सर आप पढ़ा तो था, पढ़ते टाइम तो पेमेंट का कुछ आया ही नहीं था, अब एग्जाम ने पूछ लिया उसने कि पेमेंट नहीं हुआ है तो हम तो कंफ्यूज हो गए, हम तो लेस करके आए नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए? बोलो कितनी इनकम आ रही है? 54,400 और इसकी 139,650। इनकम टैक्स बिल्कुल प्रोविजन से चलता है बेटा, इनकम टैक्स बिल्कुल प्रोविजन से चलता है, तो ध्यान रहे जनरल अकाउंटिंग रूल या वैसे रूल लगा के इसको कभी भी सोल्व करें ना करें। लीजिए क्लियर है, हो गया क्वेश्चन पूरा। तो भाई किसी को कोई डाउट है? सर पार्ट वापस, ए पार्ट वापस बताओ, ए पार्ट कौन सा है? रिडक्शन में ए पार्ट वापस बताओ। रिडक्शन में ए पार्ट में तो कुछ किया ही नहीं हमने, 30% कम किया बस एनएवी का, इसका 30% फिक्स ही तो होता है 30% एनएवी। डिडक्शन में ए पार्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन बोला है 30% ऑफ एनएवी, जो कि हम सारे खर्चों के लिए देते हैं, वो हमने दे दिया। ये फायर इंश्योरेंस और रिपेयर कम नहीं होगा, क्योंकि हर खर्चे के लिए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ही देते हैं, इसके अलावा कोई खर्चा लेस नहीं करते हैं। बोल दो भाई बाकी लोग फटाफट, किसी को कोई डाउट है? अब सुनो आगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है 13, ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 13 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें लिखा है मिस्टर पांडे हैज 3 हाउस इन चेन्नई, furnish the following information, compute his income from house property for the assessment year 2021। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि 2 ही हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड ट्रीट हो सकती है, उससे ज्यादा अगर है तो हमें उसे लेट आउट मानना होगा। क्या हमने ऐसे पढ़ रखा है? बोलिए, क्या हमने ये बात पढ़ रखी है कि 2 प्रॉपर्टी को हम सेल्फ ऑक्यूपाइड कर सकते हैं, और अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी सेल्फ हुई तो हमें एक को डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा। तो इन्होंने तो 3 हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हैं, कौन से घर को लेट आउट माने और कौन से को सेल्फ? बोलो कौन से एक घर को लेट आउट करें हम? क्या बता सकता है कोई, कौन से एक घर को हम लेट आउट करें? फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को? बोलो जी। जो कम रेंट आ, बेटा रेंट कहाँ से आएगा, कैसी बातें कर रहे हो? तीनों घर सेल्फ है, रेंट कम कहाँ से आएगा? आ ही नहीं रहा तीनों पे। इनकम जिसमें कम आए। प्रशांत फर्स्ट क्यों बेटा, फर्स्ट क्यों प्रशांत, चलो ये बताओ। प्रशांत कह रहे हैं फर्स्ट, क्या रीजन है बेटा फर्स्ट बताने का? चलो प्रशांत फटाफट रिप्लाई करो।
एनुअल वैल्यू कम आ रही है इसलिए। कहाँ, अभी कहाँ निकाली आपने? निकाल लिया आपने एनुअल वैल्यू? प्रशांत, उसकी टैक्स रेट कम देनी पड़ेगी। कहाँ लिखा है टैक्स रेट? कहाँ है टैक्स रेट? हमने टैक्स रेट पढ़ ली क्या? हाँ भाई, इनकम टैक्स की रेट पढ़ ली क्या हमने रेट आउट करने के टाइम? ये टैक्स रेट कहाँ पढ़ी हमने? अभी तक तो कोई टैक्स रेट पढ़ी नहीं है हमने। बोलो भाई, टैक्स रेट पढ़ी है क्या हमने अभी तक कोई भी? नहीं। तो सुनो, इनकम, मैं भी थोड़ी देर पहले ही कह रहा था कि इनकम टैक्स में कभी भी अकाउंटिंग लॉजिक या फिर सिंपल प्रोविजन के हिसाब से ना चले। इनकम टैक्स के अपने प्रोविजन है, उनके हिसाब से चले। ठीक है। और रेट बेटा कभी भी इनकम पे डिफर नहीं होती है, एक जैसी इनकम पे एक जैसी ही रेट होती है। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे एक बात समझे कि हम वो ऑप्शन लेंगे जो हमारे लिए मोर बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे आपका सबका लॉजिक कुछ कुछ ठीक है। ठीक है, जिसकी इनकम कम आए, जिसकी एनुअल वैल्यू कम आ रही हो, ऐसा तो कहना ठीक है। पर जो आप फिक्स कह रहे हैं प्रशांत बेटा कि फर्स्ट, वो गलत है। ठीक है, वो आप कहें, मे बी आपका आंसर सही होगा, पर कैलकुलेट करने के बाद कहें। ठीक है, जब तक कैलकुलेशन ना हो डायरेक्टली किसी को आंसर कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बस आपने कह दिया कि हाँ भाई जिसकी इनकम वैल्यू कम है, हाँ कम है भाई, आप कैलकुलेट करके देख लो। समझे? चलो, हमें कैसे करना पड़ेगा आप सुनो ध्यान से। इसके लिए बनाने पड़ेंगे हमें ऑप्शन। कितने ऑप्शन? वो देखो, हमारे पास 3 हाउस हैं, H1, H2, H3, जिनमें से हम 2 को ही सेल्फ कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन बनेगा कि अगर मैं पहले हाउस को सेल्फ ले लूं, दूसरे को भी सेल्फ ले लूं और तीसरे को लेट कर दूं, तो मेरी टोटल इनकम कितनी होती है। ये मेरा पहला ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि मैं पहले को सेल्फ ले लूं, दूसरे को लेट कर दूं और तीसरे को सेल्फ ले लूं, तो मेरी इनकम कितनी रहेगी। और तीसरा ऑप्शन रहेगा कि मैं पहले को लेट कर दूं, दूसरे को सेल्फ ले लूं और तीसरे को सेल्फ ले लूं, तो मेरी टोटल इनकम कितनी रहेगी। ये 3 ऑप्शन आपको बनाने होंगे और जिस ऑप्शन में सबसे इनकम कम आएगी उस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, अब सवाल है कि ये काम करेंगे कैसे। तो इसके लिए आपको हर हाउस को एक बार सेल्फ मान के कैलकुलेशन करनी होगी और एक बार लेट मान के कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, पर इसमें एक और पंगा आएगा, वो देखते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया कि भैया H1 को आप सेल्फ ले लो। चलो भाई H1 को सेल्फ ले लेते हैं। अगर मैं H1 को सेल्फ लूं, ध्यान से सुनना, और H2 को सेल्फ लूं, पहले सेल्फ सेल्फ निकाल लेते हैं, तो मेरी इनकम कितनी आएगी। ठीक है, H3 को लेट कर लो, चलो कोई बात नहीं। चलो इतना निकालो पहले। एनएवी बोलो, क्या एनएवी नील लिख दूं? क्या एनएवी नील लिख दूं क्या? ये फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में 2 सेल्फ है, H1 H2, तो एनएवी नील लिख दूं। लेस कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, बस एक ही चीज लेस होगी। H1 पे इंटरेस्ट कितना है बोलो? 90,000 रुपए। 90,000 है ना?
और H2 पे लोन कितना है इंटरेस्ट 1,70,000 रुपए। तो क्या ये दोनों लॉस हो गए मेरे? क्या ये दोनों लॉस हो गए मेरे? नहीं, बस यहीं पे तो पंगा है, यहीं पे तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि इन दोनों को मिला के भी डिडक्शन 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती, याद है? इसलिए हमें साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, वरना हम साथ में कैलकुलेट नहीं करते चलता। अगर हम साथ में कैलकुलेट नहीं भी करते, लास्ट ईयर तक ऐसा प्रोविजन था लास्ट टू लास्ट ईयर कि हमें साथ में कैलकुलेट नहीं करने पड़ते थे दोनों हाउस, पर अब करना पड़ेगा। तो हमें पहले ऑप्शन में दोनों हाउस को सेल्फ को मिला के जो लॉस होगा फ्रॉम HP वो 2 लाख रुपए का होगा। बोलिए, आई बात समझ में? कोई है ऐसा जिसके समझ में ना आया हो तो बता दो। ये रेस्ट्रिक्शन ना होती तो हम आराम से अलग अलग हाउस को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते, पर साथ में ये रेस्ट्रिक्शन भी है, ठीक है? तो क्या इन दोनों ऑप्शन को मिला के मैं यहाँ पे 2 लाख का लॉस लिख दूं? डन। अब आ जाइए सेकेंड ऑप्शन में। सेकेंड ऑप्शन में कौन कौन सा लेट आउट है, सेल्फ है? H1 एंड H3, ठीक है? तो NAV तो वही नील है। H1 का इंटरेस्ट 90,000 है, H3 का इंटरेस्ट कितना है 165। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा 2 लाख, ठीक है? तो क्या यहाँ पे भी लॉस 2 लाख का आएगा? ठीक है, तो इसका मतलब इसको और इसको मिला के भी 2 लाख का लॉस आ रहा है। मैं एक जगह लिख देता हूँ ऑप्शन 2 में भी, ठीक है? चलिए ऑप्शन 3 में आ जाइए। ऑप्शन 3 में हम कह रहे हैं सेकेंड एंड थर्ड H2 एंड H3 नील और नील, ठीक है? H2 में 1,70,000 और H3 में 1,65,000, तो ये भी टोटल 2 लाख का लॉस आ जाएगा। तो इसका मतलब कोई भी दो हर सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ले, कोई भी दो हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड कर ले, लॉस तो 2 लाख का ही आ रहा है। बोलो आगे बात समझिए। अब आ जाइए लेट आउट करके, लेट आउट कर लेते हैं H1 को, लेट कर लेते हैं H2 को और लेट कर लेते हैं H3 को। नीचे ही लिख देता हूँ H1 H2 H3 और तीनों ही लेट आउट है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, म्युनिसिपल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। कितनी है म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख 13 लाख और 13,50,000। म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख 13 लाख और 13,50,000, ठीक है? फेयर रेंट ले लीजिए 2,50,000 16 लाख और 19 लाख, whichever is higher, whichever is higher। तो 2,50,000 16 लाख और 19 लाख,
फिर लिख दीजिए स्टैंडर्ड रेंट। ऊपर दे रखा है स्टैंडर्ड रेंट 1,50,000, 15 लाख और 18 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकल के आ जाएगा whichever is less, 1,50,000, 15 लाख और 18 लाख। बोलो यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है। अब हमें एक्चुअल रेंट नहीं दे रखा और हो भी नहीं सकता क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो क्या हम इसे ही जीएबी मान लें? एक्चुअल रेंट दे ही नहीं रखा तो क्या हम इसे ही जीएबी ले लें? ठीक है, तो जीएबी में से आप कम कर दीजिए म्युनिसिपल टैक्स। कितना है? 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू पेड कर चुके हैं। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है? 2 लाख। तो क्या 20,000 हो जाएगा? 13 लाख है तो 1,30,000 हो जाएगा, और 13,50,000 है तो 1,35,000 हो जाएगा। ये आ गया म्युनिसिपल टैक्स। ओके, अब म्युनिसिपल टैक्स आ गया तो एनएवी निकाल के दो। एनएवी 1,30,000 यहाँ पे आ जाएगा, कितना था? 15 लाख था ना? 13,70,000 और यहाँ पे आ जाएगा 16,65,000। बोलो ठीक है क्या? सही है? ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 39,000। सही है? यहाँ पे बताओ कितनी आती है? 4,11,000 आ रही है। ओके, और यहाँ पे कितनी आती है? 5,01,500। इतना आ रहा है कि देखो एक बार, 16,65,000 का 30%। नहीं, 499,500 आ रहा होगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन 90,000 है, पूरा कम कर दो, नो लिमिट। 1,70 है, पूरा कम कर दो, नो लिमिट। और 1,65 है, पूरा कम कर दो, नो लिमिट। लो जी, बता दो इनकम, बता दो इनकम फ्रॉम एचपी। फर्स्ट में कितनी आ रही है? 1,000 रुपए। दूसरे में 7,89,000 आ रही है क्या? ठीक है, और इसमें 10,05,000। ठीक है, अभी इनकम याद रखना, ऊपर ऑप्शन में जा रहे हैं हम वापस। ये लो, फर्स्ट ऑप्शन में हम थर्ड हाउस को लेट आउट कर रहे थे, तो फर्स्ट ऑप्शन में थर्ड हाउस को लेट आउट करेंगे तो 1,000,500 का इनकम आ जाएगा। 2 लाख का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा तो 8,00,500। बोलो ठीक है?
बोलो ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन 8 लाख रुपए नेट इनकम, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन में इनकम कितनी आ रही थी, इनकम कितनी आ रही थी दूसरे हाउस से, सेकेंड हाउस को लेट आउट करने पे कितनी इनकम आ रही थी, 798, 798। तो 2 लाख का सेटअप हो जाएगा तो 598 की इनकम रहेगी। और फर्स्ट हाउस को लेट आउट करने में 1000 की इनकम आ रही थी, 2 लाख का लॉस, तो फाइनली 1,99,000 का लॉस रह जाएगा। बताओ क्या तीनों कॉम्बिनेशन की इनकम निकल के आ गई, तीनों कॉम्बिनेशन की इनकम कैलकुलेट हो गई। बोलो जी, क्या तीनों ऑप्शन की इनकम कैलकुलेट हो गई? यस। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए? कौन सा ऑप्शन हमें लेना चाहिए? ऑप्शन 1, हमें ऑप्शन 1 लेना चाहिए।